देखिए यूपीपीएससी आरओ का पेपर हो चुका है, उसकी आंसर की ये देने जा रहे हैं आपको। इससे आप चेक कर लीजिए और आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि आरओ की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हम चालू करने जा रहे हैं 2 अगस्त से। और आरओ 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप, जिसमें हम बाकायदा हर आयाम की तैयारी कराएंगे। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंदी, चाहे जैसा पेपर आ जाए। अगर आपने 2026 का आरओ का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करके एग्जाम तक उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, हर हाल में आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूपीपीसीएस 2025 के भी ग्रुप चल रहे हैं। अभी यूपी देखिए, अभी आरओ का पेपर के हिसाब से एक बात तो समझ लो भाई, आयोग अनप्रेडिक्टेबल है। कैसा भी पेपर जो है पूछ सकता है। हर आयाम की आपको तैयारी करनी पड़ेगी और हर आयाम की तैयारी कराता है सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो यूपीपीसीएस 2025 के प्री के जितने दिन बचे हुए हैं अभी अभी आप सिर्फ 3 चीजें कर लो तो आराम से कट ऑफ अभी भी निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ाई कर लो, एससीएस की पेड क्विज से प्लस एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर लो। हर आयाम की तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। 3 चीजें आपको हमारे 6,500 या 9,000 वाले बैच में मिल जाएगा। 4,000 वाले में भी मिल सकता है, लेकिन उसमें फिर टेस्ट सीरीज नहीं मिलती। टेस्ट सीरीज की आप वीडियो देख लेना। ठीक है। यूपीपीसीएस 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के प्री प्लस मेंस के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 2025 यूपीपीसीएस का मेंस की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है। आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी चल रहा है। बीपीएससी 71 का भी चल रहा है। तो 27 जुलाई 2025 को कंडक्ट हुए यूपीपीसीएस आरओ 2023 के री एग्ज़ाम जो प्री वाला है, उसमें साइंस सेक्शन से जितने भी सवाल आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए आने वाले मेंस और 12-10 को होने वाले यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन साइंस का मिल गया। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी कमी की वजह से पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी और उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो वो है नाइट्रोजन। तो देखिए, जो फर्टिलाइज़र होते हैं अर्थात एनपीके, तो इन तीनों में नाइट्रोजन का क्या रोल होता है, फास्फोरस का और के फॉर पोटेशियम का, ये आपको पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का अर्ली स्टेज में होता है कि जैसा बीज है उसका अंकुरण जस्ट स्टार्ट हुआ है और वो अपनी शुरुआती अवस्था में है ग्रोथ के, तब नाइट्रोजन उसमें हेल्प करेगा। बीज की अवस्था में कि उसकी जड़ें आ गई हैं और तने आ गए हैं, अभी अभी जस्ट आए हैं और फूल उसमें उगने शुरू हो गए हैं, तब फास्फोरस, एक बार वो फुली डेवलप्ड हो गया तो वो जल्दी सूखना नहीं चाहिए, इस चीज़ में हेल्प करेगा पोटेशियम। नेक्स्ट देखो, कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वाटर सल्यूबल हैं। तो कुछ विटामिन पानी में घुलते हैं, कुछ फैट में। दोनों की हमने ट्रिक बता रखी है अपने पेड में कि पानी के साथ बीसी ना करो नहीं तो डूब जाओगे। कभी बोटिंग करने जाते हो तो आपके दोस्त बोलते होंगे तो बीसी वाटर सल्यूबल पूछा है ना, तो बस इसका आंसर ये हो गया। अगर फैट सल्यूबल पूछता तो उसका ट्रिक है कीड़ा मोटा है, अर्थात विटामिन ए डी ई के मोटा अर्थात फैट में घुल जाते हैं। तो अगली बार आपसे ये भी पूछ सकता है, तो उसके लिए हमने आपको बताया। फिर असर्शन रीज़न में आप लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि देखते ही घबरा जाते हो, वो नहीं करना। अंदर बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट होता है। अभी देखो असर्शन में, एम्फीबियन अर्थात ऐसे जीव जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, तो उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें नहीं है, दोनों ही एक साथ मिक्स होते हैं, जबकि अपने यहाँ पे अपनी बॉडी में अलग अलग रास्तों से जाते हैं, यहाँ पे मिक्स होते हैं। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ। फिर है रीज़न। देखो, असर्शन पढ़ने के बाद रीज़न को पहले कंफर्म करा करो कि वो सही भी कह रहा है कि गलत, इससे पहले आप इन दोनों को कनेक्ट करो। कनेक्ट कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। एम्फीबियन के पास 2 चैम्बर का हार्ट होता है, इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं क्या? तो गलत, 3 होते हैं। तो रीज़न आपका सही ही नहीं है तो कनेक्ट क्या कीजिएगा? कुछ नहीं। आपका असर्शन सही है, रीज़न गलत, तो असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, इसका जवाब है सी। अब अगर आप साइंस के टॉपिक की बात करो तो किसके कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, ये आपको याद करना पड़ता है। यूपीपीसीएस में मोस्ट रिपीटेड ये टॉपिक है। और साथ में ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, क्या ओपन है क्या क्लोज है, मछली जो जल की रानी है और कुछ बच्चों के हिसाब से मटर चोर भी है, तो उसकी क्या कहानी होती है, कितने चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड फ्लो होता है, कैसे सांस लेती है, वो सब पता होना चाहिए। अभी देखो किसे लिटिल ब्रेन कहते हैं, लघु मस्तिष्क। तो देखो, जो छोटा दिमाग होता है ना, कायदे से साइज़ के हिसाब से तो मेड्यूला है, लेकिन अगर सेरिब्लम को ट्रांसलेट करोगे ना तो उसका मतलब लिटिल ब्रेन निकलेगा। तो आयोग इसको सेरिब्लम ही मानेगा, इसीलिए हमने अपनी आंसर की में इसको प्राथमिकता दी है। बाकी मेड्यूला को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, सेरिब्लम नहीं देगा तो मेड्यूला टिक करना होगा। नॉक नी सिंड्रोम अर्थात घुटने पटर पटर बोलने लगते हैं, क्योंकि जो आप पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है।
और किडनी तक पहुंच गया तो शरीर में बार बार यूरिक एसिड बढ़ेगा। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? तो कनेक्टिव, क्योंकि उसमें जो आरबीसी होती है उसका काम टैक्सी के तरीके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाना होता है अलग अलग सेल्स को, तुम भी पकड़ो इस तरह से। तो ये जो ब्लड वाला चैप्टर है ना, ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम, तो बॉडी के जितने भी सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, सब अच्छे से पढ़ के जाया करो यूपीपीसीएस के लिहाज से। अब नेक्स्ट 64 नंबर, ये भी आपका मिल जाता है साइंस से। तो देखो एसिड वाला जो टॉपिक होता है ना, तो अगर लैब में बने हुए एसिड हैं तो उनके यूजेस पूछेगा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और अगर नेचर में पाए जाने वाले एसिड हैं तो कौन से फल, किस सब्जी, किसके कांटे में, कौन सा दूध में होगा, यही सब पूछा जाता है। तो देखो दही में लैक्टिक एसिड होता है। अगर इतनी सी बात आपको पता है तो आप तुरंत पहचान जाओगे सी का 2 होगा, और वो एक ही ऑप्शन में है, तो बस आप उसे टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। बाकी इमली में होता है कौन सा? टार्टरिक एसिड, इमली में और कच्चे आम में। अब देखो टार्टरिक एसिड एक काम और आता है, जो आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत ज़्यादा अकराता है। तो इसकी अकराहट कम करने के लिए उतना ही एसिड डालना पड़ता है। कौन सा एसिड डालोगे? टार्टरिक एसिड, तब जाके वो बेकिंग पाउडर बनता है और उसका इस्तेमाल आप केक में, छोले भटूरे फुलाने में, तमाम जगह पे कर सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो गाढ़ी डिटर्जेंट के तरीके टेस्ट करता है। नेटल स्टिंग, अर्थात कोई बिच्छू टाइप का कुछ काट गया है, चींटी काट गई है लाल वाली, तो हमेशा वो फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी। इसी फॉर्मिक एसिड को मिथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, IUPAC नाम है उसका। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। हाइड्रोपोनिक, बहुत इस पे न्यूज़ आती है कि बिना मिट्टी के पौधे उगाना। अब ये देखो एक और असर्शन रीज़न, तो घबराया मत करो, बहुत सिंपल स्टेटमेंट अंदर होते हैं। देखो फोटोसिंथेसिस, जिसमें कोई पौधा धूप में खड़े खड़े ही खाना बना लेता है, उसको किचन तेल मसाला कुछ नहीं चाहिए, है ना, तो क्या करता है वो, उसकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, जहाँ पे सनलाइट पड़ेगी और इसके बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और खाना उनका बन जाएगा। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, असर्शन सही हो गया। अब रीज़न को पहले सही कन्फर्म करो, तब कनेक्ट करने की बात आएगी। सही ना हुआ तब तो काम और भी आसान हो जाएगा। देखिए फोटोसिंथेसिस के अंत में ग्लूकोज शुगर बनता है और वो स्टार्च में कन्वर्ट भी हो जाता है, क्योंकि देखो पौधे जो भी खाना बनाते हैं वो सारा नहीं खा जाते, जितनी ज़रूरत होती है उतना खाते हैं, बाकी वो अपने अंदर स्टोर करे लेते हैं स्टार्च के रूप में। कहाँ पे स्टोर करते हैं? इनका जो फल होता है, इनके जो तने होते हैं जैसे आलू में, इनकी जो जड़ होती है जैसे मूली गाजर, यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये भी बात सही है। अब बारी आती है दोनों को कनेक्ट करने की, तो कैसे कनेक्ट करोगे? देखो असर्शन में जो छुपा हुआ सवाल है उसको पहचानोगे सबसे पहले। तो इसमें छुपा हुआ सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि रेडिएशन एनर्जी भोजन में कन्वर्ट हो जाती है, बताओ ज़रा। तो छुपा हुआ सवाल ये है, अगर उस छुपे हुए सवाल का जवाब रीज़न में सीधे मिल रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो नहीं है। तो देखो हम जवाब ढूंढ रहे हैं किस चीज़ का, कि भाई ऐसा क्यों है कि सनलाइट सीधे सीधे भोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या उसका जवाब ये दोगे कि यार फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं दोगे ना, क्योंकि सवाल कुछ है जवाब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन असर्शन रीज़न दोनों अपनी अपनी जगह पे सही तो हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है, अर्थात नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर छुपे हुए सवाल का जवाब वहाँ मिल जाता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। अभी यार ये देखो इसकी पूरी लिस्ट हम हर बार देते हैं कि कौन कौन सी फसल में, चाहे वो गेहूँ, चावल, गन्ना, कुछ भी हो, दाल आल, उसमें कौन कौन सी बीमारी आ जाती है और किस किस एलिमेंट की कमी की वजह से आती है। एक सवाल ये भी बनता है, अगली बार कहो मेंस में आपसे वो पूछ ले, फिलहाल बीमारी पूछी है। तो लाल कलर का गन्ना हो जाता है अंदर जब वो सड़ जाता है, रेड रॉट, ये शुगर केन। तो सी का 3 होना चाहिए। आप देखो कहाँ पे है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, केवल एक ऑप्शन में है जो कि है ये। इसे टिक करके आगे बढ़ जाओ, एक भी मिल गया तो आर ओ यूपीपीसीएस आपको अलाउ करते हैं कि बस एलिमिनेट कर लो सीधे से। इसमें से बताओ यार कौन सा नहीं मैच कर रहा है? तो कौन सा मैच कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है ये पहले कंफर्म करा करो, कोई भी सब्जेक्ट हो। पेट्रोलियम मिनरल ऑयल होता है, बिल्कुल सही बात है। फाइटोस्ट्रॉल वेजिटेबल फैट, कोलेस्ट्रॉल एनिमल फैट, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल आप इसे लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल करो वो बात अलग है, लेकिन इसका प्राइमरी काम तो खाना बनाना है ना, तो ये चीज़ यहाँ से गलत है। एक्वारेजिया अम्लराज क्या होता है? तो इसमें HCl और HNO3 3/1 के रेशियो में मिलाते हैं। मान लो 4 लीटर बनाना है तो 3 लीटर HCl 1 लीटर HNO3 लेके आओगे, इसी रेशियो में ये हमेशा होगा। और ध्यान रखना
दोनों के दोनों एसिड प्योर होने चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं उसमें होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें गोल्ड प्लेटिनम कुछ भी डालो घुल जाएगा, और वही गोल्ड या प्लेटिनम केवल HCl लोगे नहीं घुलेगा, भले ही कंसनट्रेटेड ले लो केवल HNO3 में नहीं घुलेगा, इसी रेशियो में मिलाओगे तभी घुलेगा। कौन सा ऐसा शीशा है जिससे कार की हेडलाइट में यूज़ करते हो? तो कार बाइक की जो हेडलाइट होती है उसमें सामने आप फोकस बना के देखना चाहते हो, कौन गाड़ी है, कौन इंसान है, कौन जानवर है, और सड़क में भी। तो आप लाइट को फैलाना नहीं चाहते ना, तो कनकेव मिरर यूज़ करोगे। उसी तरह स्टेडियम वाली लाइट में भी कनकेव मिरर यूज़ होगा। कन्वेक्स मिरर कहाँ पे होगा? गाड़ी के रियर व्यू मिरर में, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो, कन्वेक्स मिरर वहाँ यूज़ होगा। कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट है? तो ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें खुद की लाइट होती है। तो मोमबत्ती जलाओ खुद की लाइट मिलेगी, सूर्य के पास है ही है, बिजली के लैंप में भी है, लेकिन चांद में नहीं है। चांद चमकता है सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ती है तब। 80 नंबर में देखो, एक ऐसा डिस्टेंस जब अर्थ की रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर होती है, 1 सेकंड में एक आर्क कंप्लीट करती है, तो वो पारसेक होता है। उसकी परिभाषा यही है, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट भी यही है। कल को आपसे लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है ये पूछ सकता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, एक साल में जितनी दूरी तय करेगी वो लाइट ईयर है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। क्या सबसे बड़ी? नहीं, इसका भी बाप बैठल है, पारसेक। अब ये बताओ कौन सा सही है? चारों ऑप्शन को सरसरी निगाह पे देखने पे पता चलता है मीटर और नैनोमीटर में कंपैरिजन। तो देखो, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, इतना सब रट लेते हैं, लेकिन अगर इधर उधर कर दो ना, एक मीटर में कितने नैनोमीटर, पगला जाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, एक बटा ही लेना होता है, ऊपर जाएगा ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। 10⁹ नैनोमीटर होते हैं एक मीटर में। अब देखो यार, अर्बन हीट क्या होती है, इस पर बहुत सारी न्यूज़ आती है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, जबकि उसी समय गांव में बात करो तो ठंडक रहेगी। तो सी ऑप्शन, अर्बन एरिया में रूरल एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर। बायो फर्टिलाइज़र भाई साहब क्या होते हैं? उसमें आप देखो, बैक्टीरिया और फंजाई को खाद में लगा दिया जाता है, तो सिंपल इसका बी हो जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन पूछी थी। अब एक भाई साहब ये मिला 104 ऐसे पौधे जो बड़ी रेंज बर्दाश्त कर सकें टेम्परेचर की, ज़्यादा से ज़्यादा भी और कम से कम भी, तो ये यूरी थर्मल होते हैं। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से नमकीन मिट्टी में उगते हैं, तो हेलोफाइट। कौन से रेगिस्तान में उगते हैं, तो कैक्टस वाले। इसको क्या कहते हैं? तो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, हम अपने मटेरियल में देते हैं, तो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद देखो 10% रूल। तो 10% रूल के हिसाब से ये है पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका 10% आगे जाएगा। अब इसके पास जितनी है उसका भी 10% आगे जाएगा, 90% वेस्ट हो जाएगा ट्रॉफिक लेवल पे जाने पे। ये बात पहली बार किसने बोली थी? तो लिंडे मैन ने। महाराष्ट्र के नहीं थे तब भी, ये लिंडे, रनाडे, ये सब नाम पड़ते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कुल मिला के वाटर साइकिल कैसे कंट्रोल होती है? जंगलों से, क्योंकि जंगल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है पानी बरसात करने में, क्योंकि जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? पेड़ पौधे। इनका ट्रांसपिरेशन होगा, अर्थात पानी भाप बन बन के इनके स्टोमेटा से बाहर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर इकट्ठा होगा, फिर बारिश होगी, और बारिश से ही तो पूरा खेला चालू होता है ना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का। और बारिश को ही कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? तो जंगल। अभी यार 2-3 क्वेश्चन पिछले 1-2 साल से कंप्यूटर के भी आने लगे हैं, क्योंकि जाके कंप्यूटर में ही तो काम कीजिएगा ना, तो इसके लिए अलग से तैयारी मत करने लग जाना बाय गॉड। बस सिंपल सिंपल से कॉमन सेंस वाले सवाल आते हैं। इसमें पूछा बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ ये सब है, लेकिन MS ऑफिस जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है? तो 112 का ए। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस कहाँ मिलेगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, CPU में जाके देख लो, पढ़ लो। हर एक डिवाइस के लिए अपना मैक एड्रेस होता है, क्योंकि बाहर से जो भी सिग्नल आएगा किस डिवाइस की ओर जाएगा ये वहीं से डिसाइड होता है। 48 बिट का ये होता है, वही आपसे पूछा है। IP एड्रेस, राउटर काम करते हैं इस पे, तो IPv4 पहले के ज़माने में यूज़ होता था 64 बिट का, अभी IPv6 होता है 128 बिट का। मेंस में कहो आपसे ये पूछ ले। नेक्स्ट देखो एक और, इंटेल कोर i9, ये प्रोसेसर है ना, i9, i7, i3, ये सब प्रोसेसर के अपडेटेड वर्जन होते हैं। तो बताइए इसमें और पिछले 2 क्वेश्चन में क्या कोई तैयारी लगी है आपको? बिल्कुल भी नहीं।
अब यार अगला सवाल देखो, कौन सा ऐसा केमिकल है जो फलों को पकाने में यूज़ होता है? तो लोग रट के चले जाते हैं कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड नहीं तो C2H2, इथाइन को रट लेते हैं। जबकि ये दोनों चीज़ें तब काम आती हैं जब आर्टिफिशियल तरीके से पेड़ों के बाहर पकाने की बात आती है। आपसे ये भी पूछता है कि पेड़ के ऊपर जो ये फल पक रहे हैं किस दम पे पक रहे हैं। तो अगर आपसे गैस पूछे तो C2H4 होगा, इथीन या इथाइलिन। तो C2H4 की वजह से ना पेड़ के ऊपर फल पकते हैं, लेकिन C2H2 की वजह से बाहर पकते हैं, क्योंकि C2H2 से कैल्शियम कार्बाइड आप बनाइएगा। C2H2 को इथाइन कहते हैं, C2H4 को इथीन। इथाइन को ही क्या कहते हैं? एसीटाइलिन। और इथाइलिन को इथीन कहते हैं। तो C2H4 पेड़ के ऊपर फल पका देगी, C2H2 पेड़ के बाहर फल पका देगी, क्योंकि C2H2 से कैल्शियम कार्बाइड बनेगा जो पका देगा। अब देखो इसमें दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो ये देखो इथरेल, इथरेल एक ऐसा केमिकल होता है जो कि C2H2 रिलीज़ कराता है, तो C2H2 भी C2H4 रिलीज़ कराता है, तो C2H4 ना पूछ के वो किसकी वजह से रिलीज़ होती है पेड़ के ऊपर, ये पूछा है, तो इथरेल। नेक्स्ट देखो भाई साहब, ये 135 कौन सा ऐसा कीड़ा है जो हमारे काम नहीं आता? तो लैसिफर लैक्का, ये रेशम का कीड़ा होता है। एपिस मेलिफेरा, ये भी किसी ना किसी काम में आती है, शायद ये मधुमक्खी होती है। बॉम्बेक्स मोरी, ये भी काम आ जाएगी, लेकिन ये ससुरा हेलिकोरवेपा अमीजीरा, ये फसल असल को बर्बाद कर देता है। तो हमारा किस काम का, हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस ए ऑप्शन हो गया। ये सब क्वेश्चन तब आते हैं जब न्यूज़ आती है इस पे। अभी कोविड में देखो टिड्डा बर्बाद कर गए थे ना सारी फसल, तो उस समय उस पे आते थे सवाल। तो न्यूज़ पे भी एक बार ध्यान धरे रहा करो। अभी इसी पेपर में देखो साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन मैंने नहीं कवर किए हैं, लेकिन कौन से आरएनए के ऊपर नोबेल मिला था ये पूछ लिया। उसके बाद कौन से प्रोसेसर के ऊपर भाई साहब काम कर रहे थे जो पद्म विभूषण जीते थे। तो अगर टेक्नोलॉजिकल बंदे को, टेक्नोक्रेट को कोई अवार्ड मिला हो ना, तो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो वर्क कर रहा था, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखा करो। तो फिलहाल इतना ही बात करेंगे साइंस के ऊपर। उम्मीद है अगले मेंस और यूपीपीसीएस 2025 के लिए आपको इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिल गई होगी कि कहाँ किस चीज़ पे फोकस करना है। बाकी अगर आपको मेंस की तैयारी करनी हो तो 2 अगस्त से ग्रुप चालू हो रहा है, इन पे कांटेक्ट करो, डिटेल पाओ। उसके साथ साथ अगर आपको अभी भी उतना मटेरियल चाहिए जितने से आपके प्री निकलने के चांस बढ़ जाएं 12-10 को, तो भी आप इन्हीं में से कांटेक्ट करके मटेरियल की जानकारी प्राप्त कर सकते हो।